Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I welcome all of you back to another session of hematology in which we are going to discuss G6PD deficiency anemia. फ्रेंड्स, मैं आपके साथ पीजी से रिलेटेड या फिर जितने भी टॉपिक्स हैं मेडिसिन के वो शेयर करने वाली हूँ, जिसमें हम पैथोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी एंड मेडिसिन एक साथ पढ़ने वाले हैं सो दैट आपको अलग अलग ना पढ़ना पड़े एंड आपका सारा सिलेबस एक जगह ही कंसोलिडेट हो जाए. ठीक है, सो इफ यू डू नॉट वांट टू मिस द अपकमिंग लेक्चर्स, प्लीज सब्सक्राइब टू मेडिक्योर बडी, हिट द बेल आइकन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, G6PD डेफिशिएंसी अनीमिया है क्या? तो यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है. और दिस एंजाइम क्या करता है? ये बेसिकली कॉज करता है एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स, जिसमें हमें हीमोलिटिक अनीमिया पर्सन में ऑब्जर्व होता है. अब हीमोलिसिस हो रही है विच मीन्स आरबीसी इज अंडरगोइंग ब्रेकडाउन. एंड वो किस वजह से हो रहा है? दैट हैपेंस ड्यू टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, बिकॉज यहाँ पर NADPH का प्रोडक्शन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाता है और उसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऑब्जर्व होता है. ठीक है, इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है ये डिसऑर्डर्स, जिसमें ऑब्वियसली द मेल्स विल बी मोर अफेक्टेड एंड ये अफ्रीकन, मेडिटेरियन, देन मिडिल ईस्टर्न एंड इंडियन पॉपुलेशन में ज्यादा ऑब्जर्व होता है. ठीक है, ट्रिगर फॉर हीमोलिसिस क्या है? सो बेसिकली फावा बीन्स इसका निमोनिक है, जिसमें फर्स्ट F फावा बीन ही है. नेक्स्ट इज एंटी मलेरियल ड्रग्स, वायरल इन्फेक्शंस, देन वी हैव एंटीबायोटिक्स, वी हैव बेंजोकेन एंड मिथाइलिन ब्लू एंड ईटिंग सर्टेन फूड आइटम्स, जो कि ऑब्वियसली इज फावा बीन्स. ठीक है, तो फावा बीन्स आपको अगर किधर भी लिखा हुआ दिखता है MCQ में, गो फॉर G6PD डेफिशिएंसी अनीमिया. ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर. तो पैथोफिजियोलॉजी में G6PD की डेफिशिएंसी हो जाएगी एंड दिस G6PD डेफिशिएंसी विल कॉज रिडक्शन इन NADPH. और NADPH क्या करता है? NADPH आरबीसी को वल्नरेबल कर देगा टू द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन होता है ना, दैट बिकम्स डीनेचर्ड. ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आया, हीमोग्लोबिन डीनेचर्ड हो गया और यहीं पे ये हीमोग्लोबिन एक फॉर्म ले लेता है विच इज नोन एज हीन्स बॉडी. ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही फावा बीन्स आपको ऑप्शन में दिखे गो फॉर G6PD डेफिशिएंसी अनीमिया, हीन्स बॉडी इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो कि आपको G6PD डेफिशिएंसी अनीमिया में मिलता है. उसके अलावा यहाँ पर एक्स्ट्रावैस्कुलर और इंट्रावैस्कुलर हीमोलिसिस भी होती है. ठीक है, मतलब एक्स्ट्रावैस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स के बाहर, विच मीन्स इन द स्प्लीन. तो मैक्रोफेज डिस्ट्रक्शन हो रहा है अगर एक्स्ट्रावैस्कुलर या फिर इंट्रावैस्कुलर में जो अनीमिया हो सकती है, या फिर यूरिया में हीमोग्लोबिन जाएगा, या फिर इट कैन इवन कॉज जॉन्डिस. ठीक है, तो G6PD डेफिशिएंसी अनीमिया में हमें बोथ एक्स्ट्रावैस्कुलर एज वेल एज इंट्रावैस्कुलर हीमोलिसिस ऑब्जर्व होती है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स पर. ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर्स में मैंने आपको बताया एपिसोडिक हीमोलिसिस होती है एंड सडन इसमें जॉन्डिस लाइक कंडीशन, पैलर, डार्क कलर्ड यूरिन विच इज कोका कोला यूरिन इज ऑब्जर्व्ड. देन यहाँ पर हमें फैटिग, वीकनेस, टैकीकार्डिया, कमर में दर्द, एब्डोमिनल पेन, ये सब हेमोलिसिस की वजह से ऑब्जर्व होता है. कई बार छोटे बच्चे में नियोनेटल जॉन्डिस भी हो सकता है. लैबोरेटरी फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो देखिए ऑब्वियसली अनीमिया है, HB कम होगा, रेटिक्युलोसाइट काउंट बढ़ा रहेगा क्योंकि HB कम है. तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी चाहेगी कि और ज्यादा आरबीसी बना दे ताकि जो ब्लड है उसमें जो सेल्स हैं उनका ऑक्सीजन जो है वो कॉम्पेंसेट ना हो. ठीक है, सीरम बिलिरुबिन बढ़ जाता है बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज अ जॉन्डिस लाइक कंडीशन. देन हेप्टोग्लोबिन कम हो जाएगा क्योंकि हीमोलिसिस हो रही है. ठीक है, जब हीमोलिसिस होगी तो हेप्टोग्लोबिन कम होगा. ठीक है, जब हीमोलिसिस नहीं होगी हेप्टोग्लोबिन विल बी हाई. देन LDH जो है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस वो भी हाई होगा एंड दिस अगेन इज द रीजन ड्यू टू आरबीसी ब्रेकडाउन. ठीक है, पेरिफेरल स्मीयर में हम लोग को हीन्स बॉडी और वाइट सेल मिलेंगे. ये हॉलमार्क होता है. प्लीज
प्लीज प्लीज प्लीज डू नॉट फॉरगेट, देखिए होता क्या है बेसिकली, सपोज दिस इज आरबीसी, ठीक है, यहाँ पे हीन्स बॉडी है, यहाँ पर कंसोलिडेटेड फॉर्म में दिस इज प्रेजेंट एंड ये क्या कहती है, मैक्रोफेज आती है और इसको इधर से खाया हुआ पार्ट इधर इसको इनगल्फ करके खत्म कर देती है। तो ये सेल एक्चुअली एक इस टाइप की सेल बच गई एंड वी कॉल दिस अ बाइट सेल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्ट टेक्स्ट इज नेगेटिव, G6PD एंजाइम एक्टिविटी ऑब्वियसली कम होगी, दैट इज व्हाई दिस इज G6PD डेफिशिएंसी अनीमिया। ठीक है, हीन्स बॉडी क्या होती है, जो डीनेचर्ड हीमोग्लोबिन होता है ना, मैंने आपको बताया एक जगह इकट्ठा है, दिस इज हीन्स बॉडी एंड व्हेन इट इज टेकन आउट, मैक्रोफेजेस जो होती हैं वो रिमूव कर देती हैं हीन्स बॉडी को, तो हमें मिलती है जो चीज वो होती है बाइट सेल। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो, दिस इज हीन्स बॉडी एंड हीन्स बॉडी में से अगर रिमूव कर दिया गया ये वाला सेगमेंट, तो दिस becomes something like this and this is the bite cell। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट पे। तो हम फ्लोरेसेंस स्पॉट टेस्ट कर सकते हैं जो कि ऑब्वियसली हमें G6PD डेफिशिएंसी अनीमिया को कंफर्म करेगा एंड G6PD एंजाइम ऐसे इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंफर्मेटरी टेस्ट दैट शुड बी डन। ओके, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस का टेबल, बट we haven't discussed hereditary spherocytosis yet, so जब हम वो discuss कर लेंगे then obviously we'll come back to this table। okay, this basically describes, इधर हम अभी ऑटोइम्यून हीमोलिटिक अनीमिया देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर फावा बीन्स है, यहाँ पर इन्फेक्शंस थे। ओके, दिस इज एपिसोडिक, दिस इज क्रोनिक कंडीशन। देन यहाँ पर हीन्स बॉडी मिल रही थी, आपको अगर याद होगा AIHA में स्फीरोसाइट्स वर देयर। ओके, यहाँ कुम्स टेस्ट नेगेटिव है, AIHA में पॉजिटिव होता है। ठीक है, MCHC दोनों में नॉर्मल होगा। यहाँ पर क्योंकि स्फेरोसाइट्स हैं, देयर माइट बी अ स्लाइट हाई फ्रेजिलिटी टेस्ट बट दे आर मेंशन्ड नॉर्मल हियर। बट सिंस हियर स्फेरोसाइटोसिस इज वेरी पेक्यूलियर, एज यू कैन सी स्फेरोसाइट्स, सो ऑब्वियसली देयर दिस कुम्स टेस्ट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट हम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली विल हैव टू गो फॉर अवॉइडेंस ऑफ द ट्रिगर फैक्टर्स। तो दिस बेसिकली इज द मैनेजमेंट क्राइटेरिया दैट यू शुड फॉलो। अगर बच्चा है जिसमें नियोनेटल जॉन्डिस हो रहा है तो आप उसको फोटोथेरेपी दे सकते हो एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन इज ऑल्सो डन ताकि आरबीसी प्रॉपरली इंप्रूव हो जाए। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द कॉम्प्लिकेशन। अगर बच्चा है उसमें नियोनेटल जॉन्डिस हो गया, सो दैट कैन लीड टू कर्निकटेरस एंड ऑब्वियसली दैट इज वेरी डेंजरस। देन सीवियर हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, कई बार हीमोलिसिस बहुत ज्यादा होने की वजह से AKI लाइक कंडीशन दैट इज acute kidney injury भी ऑब्जर्व हो सकती है। ठीक है, सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ G6PD डेफिशिएंसी अनीमिया, जिसमें आई एम श्योर आपके सारे पीजी के PYQs कवर हो जाएंगे। नाउ अगर हम PYQs देख लें जो पहले पूछे जा चुके हैं इस टॉपिक से, तो सबसे कॉमन मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, दैट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव। मैंने आपको बताया बेस्ट टेस्ट क्या है, पेरिफेरल स्मीयर हम कर सकते हैं जिसमें हमें हीन्स बॉडी और वाइट सेल्स मिलेंगे। देन कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है G6PD डेफिशिएंसी के लिए, मैंने आपको बताया था ना G6PD एंजाइम में से। देन ट्रिगर्स क्या है, ट्रिगर्स फावा बीन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा फावा बीन जो निमोनिक था, फावा बीन malarial। Okay, then we had viral and bacterial infections, then we had other infections। Okay, so these were there। Now which RBC abnormality is seen in G6 deficiency anemia? Obviously there are two friends, Heinz body and white cell, which will be observed। why should G6PD testing be delayed after an acute hemolytic episodes? क्योंकि जो तुरंत हेमोलिसिस हो गई उसके बाद ब्लड में नई आरबीसीज आ गई होगी, रेटिकुलोसाइट्स आ गई होगी विच आर यंग आरबीसीज, और यंग आरबीसी में G6PD डेफिशिएंसी नहीं होती है। ठीक है, तो हम उसको चेक करेंगे, तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट गोइंग टू टेल अस अबाउट G6PD डेफिशिएंसी। व्हाट is the Coombs test result? I have already discussed, this is negative। Okay, now
Why is there no chronic hemolysis in G6PD deficiency? क्रोनिक हेमोलिसिस क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें सिर्फ पुरानी आरबीसी, जैसे एक आरबीसी अभी बचपन में तुरंत पैदा हुई है तो उसमें G6PD डेफिशिएंसी नहीं होगी, बिकॉज दैट आरबीसी इजंट परफॉर्मिंग टू मच. ओके, बट जो ओल्डर आरबीसीज होती है उसमें हो जाती है ये कंडीशन, जिसकी वजह से NADPH कम हो जाता है. देन दिस आरबीसी मीट्स विथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड अंडरगोज हेमोलिसिस. ओके, सो दिस इज वाई हेमोलिसिस जो है वो ओल्डर सेल्स में हमें ज्यादा ऑब्जर्व होगी. Okay, so yeah, that's it about today's session in which we have discussed G6PD deficiency anemia. I hope I've made you all understand. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. चलते हैं, हैप्पी लर्निंग.